खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का चैप्टर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहेगा और इस चैप्टर से निश्चित ही आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो याद रखिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने के लिए हम लोग शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, भारत के गवर्नर जनरल। इसको ठीक से समझने के लिए हम लोग इसको छोटे छोटे चैप्टरों में कर लिए हैं। जैसे दूसरा चैप्टर हम लोग कराएगा 1857 की क्रांति, तीसरा प्रमुख व्यक्तित्व रहेगा, चौथा चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगा, पांचवा चैप्टर महात्मा गांधी का आंदोलन, फिर उसके बाद नरम दल की गतिविधियां, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गरम दल की गतिविधियां, कृषि आंदोलन और घटनाओं के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, प्रमुख कथन। ये हम लोग का जो है क्रम रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है पढ़ने का। ठीक है, तो आइए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। और याद रखिएगा, भारत की गवर्नर जनरल शुरू करने जा रहे हैं, जिससे दो भागों में से पहला भाग रहेगा। ठीक है, यानी यूनिट 5 का भारत के गवर्नर जनरल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1857 से 1950 के बीच में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दो भागों में से पहला भाग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल का काल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि प्रश्न एग्जाम में कैसे आते हैं, किस तरह के प्रश्न। जैसे आज आपके एग्जाम में आ गया कि भारत में रेल, डाक, तार किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया, तो डलहौजी ने शुरू किया। प्रश्न आ जाए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके समय हुआ, हाई कोर्ट की स्थापना किसके समय हुआ, तो याद रखिएगा कैनिंग के समय हाई कोर्ट की स्थापना हुआ और वारेन हेस्टिंग के समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। प्रश्न ये भी आ सकता है कि जब भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, वायसराय कौन थे, तो कैनिंग थे। ये आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम में अक्सर आ सकता है कि विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया, किसके समय आया, तो कर्जन के समय आया। याद रखिएगा, भारतीय शिक्षा आयोग यानी हंटर कमीशन पहला जो आया था वो कब आया था, 1882 में रिपन के समय आया था। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि भारत में पाश्चात्य विवाद को समाप्त करने वाले अंग्रेजी के जनक मैकाले जो है किस गवर्नर के काल में आए थे, तो क्या कह सकते हैं, विलियम बेंटिंक के समय ये आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले विश्वविद्यालय खोला गया, बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, तो ये आ सकता है कि किसके कार्यकाल में खोला गया, तो कैनिंग के कार्यकाल में खोला गया। ठीक है, ऐसे तमाम प्रश्न आ सकते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो डफरिन थे। या जालियांवाला बाग कांड जब हुआ तो उस समय कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। राष्ट्रपति भवन में बैठने वाले प्रथम कौन थे, इरविन थे। ऐसे तमाम प्रश्न आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था महात्मा गांधी द्वारा, उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, लिनलिथगो थे। ठीक है, तो तमाम प्रश्नों को हम लोग जो है इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। कुछ कन्फ्यूजन आप लोग को हो सकता हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप जानिए कि गवर्नर जनरल किसे कहते हैं। तो जैसे आज के डेट में आप देखते होंगे कि गवर्नर उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं और एक देश के भी राष्ट्रपति हैं। तो आज़ादी के बाद गवर्नर जनरल को राष्ट्रपति नाम दिया गया। ठीक है, तो एक होंगे राष्ट्रपति कौन, जैसे एक भारत के हो गए और एक उत्तर प्रदेश के हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम आपको समझाने के लिए चर्चा कर रहे हैं कि जालियांवाला बाग कांड के समय देखा जाए 1919 में, तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, और किसने गोलियां चलवा दी, जनरल डायर ने चलवा दी। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। अब बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इसको डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक एग्जाम में जा सकता है, जैसे प्रश्न आए हैं पूरा उसकी गहराई से अध्ययन करने के बाद आपको ये क्लास लिया जा रहा है। ठीक है, गवर्नर क्लाइव। ठीक है, गवर्नर क्लाइव देखिएगा, यहाँ गवर्नर शब्द दिया जा रहा है, यहाँ भी एक चर्चा हम करना चाहेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। गवर्नर इसलिए कहा गया कि सिर्फ ये बंगाल के गवर्नर, यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर, याद रखिएगा, बंगाल के पहला गवर्नर, याद रखिएगा कौन थे, क्लाइव थे। लेकिन ये भी इसके बाद वारेन हेस्टिंग आएंगे तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल उनके आगे जुड़ जाएगा, यानी बंगाल का क्षेत्र को साथ ही कुछ अन्य क्षेत्रों को पूरा भारत में कब्जा कर लेते हैं तो वो क्या होते हैं, गवर्नर जनरल हो जाते हैं। फिर से समझ लीजिए, लॉर्ड क्लाइव क्या थे कि बंगाल तक ही इनका क्षेत्र फैला था तो ये गवर्नर थे। बाद में इनका क्षेत्र जो है उड़ीसा और अन्य क्षेत्रों में बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। और जब पूरे भारत में, याद रखिएगा, पूरे भारत में गवर्नर जब इनका एरिया फैल जाता है तो भारत के गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। याद रखिएगा, अब यहाँ बंगाल के गवर्नर और यहाँ आप देखेंगे कि
वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, दोनों दिया हुआ है। और जब बंगाल के बाद ये भारत कब आएगा, विलियम बेंटिंक के समय ये जो है भारत का आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं गवर्नर क्लाइव के विषय में क्या क्या आ सकता है एग्जाम में। ये तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, प्लासी का युद्ध इन्होंने लड़ा था। ठीक है, बंगाल में दैत शासन या दोहरा शासन ये लगाए थे, आत्महत्या कर लिए थे, इंग्लैंड में जाकर ये आत्महत्या कर लिए थे। ठीक है, ये इनके विषय में आ सकता है। वारेन हेस्टिंग के विषय में देखते हैं क्या आ सकता है। वारेन हेस्टिंग के विषय में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, अरबी और फारसी आदि विषय का विद्वान वारेन हेस्टिंग थे। न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। जो पॉइंट समझ में न आए मैं उसको समझा दे रहा हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, याद रखिएगा, यहाँ दो प्रश्न छुपा हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, इसी के समय आया, किसके समय, जिनकी हेडिंग है यानी वारेन हेस्टिंग के समय आया, जिसके तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। यहाँ दो प्रश्न पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ, 1774 में, और किस एक्ट के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773 में आया। ठीक है, ठीक वैसे ही प्रश्न पूछता है जैसे हार्डिंग नीति के समय प्रश्न आता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो जाए, इसकी घोषणा कब हुआ, तो 1911 में हुआ। लेकिन भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हो गई, तो 1912 में हो गई। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे एक साल का डिफरेंस में आता रहता है, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद महाराजा नंद कुमार, ये पश्चिम बंगाल के महाराजा थे, इनके ऊपर जो महाभियोग चलाकर नंद कुमार को फांसी दे दिया गया। किसने दिलवा दिया, ये वारेन हेस्टिंग ने दिलवा दिया। इसी को लेकर ब्रिटेन में वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग लगाया। क्या प्रश्न आ सकता है कि उस गवर्नर का नाम बताइए जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, तो वारेन हेस्टिंग। क्यों लगाया गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल के राजा नंद कुमार के ऊपर इन्होंने क्या किया था, एक जो है गलत महाभियोग लगा दिया था। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो प्रथम जज एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे से मिलकर इन्होंने गलत तरीके से उसको जो है महाभियोग लगा के बाद में उसको सजा करा करके फांसी दिलवा दिया। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या महाभियोग लगा। ये विद्वान तो थे, अरबी फारसी के कई विषय के विद्वान थे, लेकिन यहाँ उनकी ये मिस्टेक की वजह से इतिहास में इनका जो है नंद कुमार महाभियोग की वजह से गलत नाम आता है। कार्नवालिस देखेंगे, कार्नवालिस के विषय में क्या प्रश्न आएगा। कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, सिविल सेवा का जनक क्यों कहा जाता है, प्रथम भारतीय सिविल सेवा अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, याद रखिएगा। क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि भारत में इन्हीं के कार्यकाल में सिविल की परीक्षा जो है भारत में होना शुरू हुआ। ठीक है, कार्नवालिस को पुलिस का जनक भी कहा जाता है। ठीक, अस्थाई या स्तंभकारी बंदोबस्त 1793 में ये जनक है। इस बंदोबस्त में जमींदारों के साथ खेती के कर से संबंधित किया गया। जैसे अंग्रेज जब भारत में थे तो किसानों से या जनता से कर तीन तरीके से लेते थे। एक तो क्या करते थे, स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, बिहार के क्षेत्र में, बिहार और ये यूपी वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्रों में, कि जगह जगह जमींदार लोग बैठा दिए और टैक्स जो है उन्होंने कह दिया कि जमींदार को सौंप दिया ये कार्य कि जो है आप जनता से टैक्स लेंगे और टैक्स लेके आप हमें देंगे। तो इन क्षेत्रों में क्या हुआ, जो है मनमानी ढंग से हुआ और विकास ठीक से नहीं हुआ, और उसका नाम क्या दिया गया, यहाँ देखेंगे इस मराठी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त नाम दिया गया, यानी जमींदारों से संबंधित था। किसके समय आया, तो ये कार्नवालिस के समय आया, और किस सन में आया, तो 1793 में आया। ठीक है, प्रश्न एक और आता है कि कार्नवालिस की समाधि कहाँ है, तो समाधि याद रखिएगा गाजीपुर में है। गाजीपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। पूरे इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है। परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है।
बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इकलौता अफीम की फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए गाजीपुर किस नदी के किनारे है। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1789 से 1792 के बीच में हुआ और 1792 में यानी इस युद्ध के परिणाम स्वरूप श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और ये कब होती है? 1792 में होती है, कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच। और इस संधि में क्या होता है? मैसूर और उसके आसपास के क्षेत्रों को अंग्रेज को ये टीपू सुल्तान को सौंपना पड़ जाता है। यही श्रीरंगपट्टनम की संधि है। और क्या होता है? अंग्रेज क्या करते हैं, इस युद्ध में जो खर्चा हुआ रहता है लगभग 333 की 30 करोड़ लाख रुपया, वो भी टीपू सुल्तान से लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है कार्नवालिस के विषय में, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेलजली के विषय में। क्या प्रश्न आएगा? देखिए, आप एग्जाम में आपके पास कोई बुक होगा, उसमें हो सकता है लॉर्ड हो लिखा हो, तो वो हम लॉर्ड नहीं बोलना चाहेंगे। लॉर्ड मतलब भगवान, ये लोग भगवान नहीं थे, हम लोग इनको भगवान ऊपर, इसलिए सीधे इनका नाम लेके हम लोग कहेंगे वेलजली के विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, वेलजली क्या है? भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि, याद रखिएगा, सहायक संधि के अंतर्गत हैदराबाद, मैसूर, तंजौर राज्य किए थे। यानी सहायक संधि ऐसे कह सकते हैं, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। ठीक है, यानी एचएमटी के साथ प्रश्न आ सकता है कि सहायक संधि किसने किया, तो आप क्या आंसर देंगे? वेलजली ने किया। सबसे पहले किस राज्य के साथ किया? तो हैदराबाद के साथ किया। उसके बाद किसके साथ किया? तो मैसूर के साथ किया। उसके बाद किसके साथ किया? तो तंजौर के साथ किया। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तंजौर भारत के किस राज्य में है? ठीक है, उसके बाद वेलजली, दूसरा देखिएगा, वेलजली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तीसरा पॉइंट देखिएगा, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल वेलजली था। ठीक है, यानी प्रेस पे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। जो कुछ भी छापना हो तो पहले इनको दिखा के पास कराना होता था, तब वो लोग छाप सकते थे। और वेलजली को बंगाल का शेर के नाम से जाना जाता है। इससे कहा जाता है वेलजली को बंगाल का शेर कहा जाता है। हेस्टिंग के विषय में हम लोग आएंगे। अब हेस्टिंग देखिएगा, पिंडारियों का इन्होंने दमन कर दिया। पिंडारी क्या थे? जैसे आप देखेंगे सिंधी समाज, मराठा, कई लोग मिलके जो है एक समाज बना था जिसे पिंडारी कहा जाता था। तो पिंडारी क्या करते थे कि जो लोग हारे हुए होते थे, जैसे दो पक्षों में युद्ध होता था, तो एक पक्ष के लोग जब हारे हो जाते थे तो उन हारे हुए को लूटते थे सब। तो इसका दमन किसने किया? अंत किसने किया? हेस्टिंग ने कर दिया पिंडारियों को। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं ये लूटने वाला इन लोगों का एक ग्रोथ था। उसके बाद हेस्टिंग ने मराठा संघ की समाप्ति किया। हेस्टिंग ने क्या किया? मराठा संघ की समाप्त किया। हेस्टिंग के समय प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 1816 के समय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में हुआ। उसके बाद हेस्टिंग के समय रैयतवाड़ी या काश्तकारी बंदोबस्त में किसानों से सीधे कर लिया जाता था। फिर देखिए यहाँ पे आ सकता है कि रैयतवाड़ी या काश्तकारी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या होता था? तो किसानों से सीधे कर लिया जाता था। और यह किसके समय आया था? तो हेस्टिंग के समय ये आया था। ठीक है, नेक्स्ट है विलियम बेटिंग। विलियम बेटिंग में देखिएगा, यहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इनका प्रश्न आता है। विलियम बेटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ कन्फ्यूजन दूर कर लूँ, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर तो क्लाइव लगाइएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग लगाइएगा, पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेटिंग लगाइएगा, भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो कैनिंग लगाइएगा। ठीक है,
क्योंकि महारानी विक्टोरिया आती हैं तो कैनिंग जब थे तो वहाँ से वायसराय पद हो जाता है, फिर यह पद आगे चल के गवर्नर जनरल में बदलता है। लेकिन ये 4 चीज़ें आप जानिएगा। उसके बाद विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत 1829 में, ये आप याद रखिएगा। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत 1829 में नियम 17 के तहत जो है राजा राम मोहन राय की सहायता से बंगाल में किया और पूरे भारत में सती प्रथा का अंत 1833 में हुआ। आप जानते होंगे प्राचीन इतिहास में बहुत ज़्यादा जो है प्रथाएं चलती थी, जैसे एक सती प्रथा, पति मर जाए तो पत्नी को बाल मुड़वा के पूजा पाठ करके पति के चिते पर जो है जीते जी मरना होता था। किताबों में ऐसा लिखा गया है कि राजा राम मोहन राय की बड़े भैया थे और उनकी एक भाभी थी, माँ समान भाभी थी। बड़े भैया का किसी कारण से मृत्यु हो गया और इनकी भाभी माँ को न चाहते हुए भी उस चिता पर जो है सती होना पड़ा, सती प्रथा के अंतर्गत। और वहीं राजा राम मोहन राय ने कसम खाया, इस भारत से सती प्रथा को खत्म करके दम लूंगा, और उन्होंने अपना कसम यहाँ पूरा किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत कर दिया 1829 में नियम 17 के तहत। यह आप याद रखिएगा। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछता है, अकबर द्वितीय ने दिया था क्योंकि इनका पेंशन बढ़ाने के लिए ये ब्रिटेन में गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठगी प्रथा का, अब विलियम बेंटिंक बहुत चालाक रहता है, कई प्रथा का अंत किसी न किसी की सहायता से कराता है। यहाँ सती प्रथा का अंत किसकी सहायता से कराया? राजा राम मोहन राय की सहायता से कराया। यहाँ आप देखिएगा ठगी प्रथा, जो ठग होते हैं, ठगी प्रथा का अंत स्लीमैन की सहायता से किया। आंग्ल पाश्चात्य विवाद, आंग्ल पाश्चात्य विवाद का अंत मैकाले की सहायता से किया गया। ठीक है, उसके बाद भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुआ। ठीक है, भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की जो है स्थापना कलकत्ता में हुआ। नरबली का अंत भारत में सर्वप्रथम जो है समाप्त हुआ, यानी नरबली का अंत हुआ किसके काल में? तो विलियम बेंटिंक के काल में। ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था कि सरकारी सेवाओं में भेदपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा विलियम बेंटिंक ने किया था। नेक्स्ट आइए चार्ल्स मेटकाफ के विषय में याद रखिएगा। 2 ही पॉइंट इनके विषय में याद रखिएगा कि चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता या समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? चार्ल्स मेटकाफ है। भारत में कागज के रुपए का प्रचलन इसी के काल में हुआ। किसके काल में हुआ? मेटकाफ। ठीक है, यहाँ 2 चीज समझ लीजिएगा। जैसे भारत में कागज का नोट तो सबसे पहले मेटकाफ ने चलाया था, लेकिन इसके कागज के नोट चलाने से पहले द्वितीय अफगान वंश के राजा शेरशाह सूरी ने चांदी का नोट चला चुका था, लेकिन कागज का नोट नहीं चलाया था। प्रश्न आएगा कि भारत में सबसे पहले चांदी का नोट किसने चलाया? तो शेरशाह सूरी ने चलाया, जिसका मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में, झीलों का मकबरा कहते हैं। और पूछेगा कि भारत में कागज का नोट किसने चलाया? तो चार्ल्स मेटकाफ ने चलाया। ठीक है, तो अभी हाल में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस रुपए के किस नोट को बंद कर दिया गया। हाल में किस रुपए के नोट को बंद, कितने रुपए के नोट को बंद कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है डलहौजी के विषय में देखेंगे। ठीक है, डलहौजी का कार्यकाल याद रखिएगा 1848 से 1856 के बीच में डलहौजी का कार्यकाल है। ठीक है, देखिए वीडियो अभी तक जो लोग अभी तक लाइक न किए हों, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय से मिलते रहें। तो आइए हम लोग देखते हैं डलहौजी के विषय में। डलहौजी ने सर्वप्रथम भारत में रेल डाक तार व्यवस्था शुरू किया। ठीक है, याद रखिएगा, डलहौजी ने सबसे पहले क्या किया? भारत में रेल डाक तार व्यवस्था शुरू किया। उसके बाद व्यगत के सिद्धांत या इसी को हड़प नीति भी कहा जाता है, इसी को डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है, कि यानी हड़प नीति में भारत में लाया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले इसने सतारा राज पूछता है, जैतपुर, संबल, बघाट, कहीं कहीं भगत भी लिखा रहता है, इसको बघाट भी राज्य को हड़पा गया। ठीक है, उसके बाद 1854 में उड डिस्पैच आया। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्त्री शिक्षा पर जोर के लिए उड डिस्पैच किसके काल में आया? तो आप क्या लगाएंगे? डलहौजी के समय आया। किस सन में आया? तो 1854 में आया। इन्होंने, डलहौजी ने, याद रखिएगा, 1854 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद डलहौजी के समय राजधानी परिवर्तन कलकत्ता से शिमला हो गया। आप जानते होंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। यानी गर्मी के दिनों में ये लोग अपनी राजधानी कहाँ सेट कर दिए? शिमला सेट कर दिए। ठीक है, उसके बाद 6वां पॉइंट है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के समय हुआ। ठीक है, तो भारतीय गवर्नर जनरल का ये मेरा पहला वीडियो था
दूसरा वीडियो जो है, चूंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए एक ही पार्ट, इसके बाद जो है दूसरा वीडियो उसको देखिएगा तो ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। और जैसे समाप्त होगा फिर आपको, जैसे ये आप नोट कहीं कर लीजिएगा, इसी के हिसाब से सभी क्लासेस चलेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और एक ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालवर्ड पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।